हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। डियर स्टूडेंट, ये आज का सेट जो है ये आप साइंस का सेट नंबर 3 देख रहे हैं, जिसमें आपके साइंस के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन लिए गए हैं। हम जो है क्लास 10th का लगातार वीडियो ला रहे हैं, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो या मैथ से। ठीक है, वीडियो पर डे आपको मिल रहा है और आप लोग ऐसा देख रहे होंगे, जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो भी दोस्त भाई लोग पढ़ रहे हैं, वो ऐसा फील कर रहे होंगे सारे क्वेश्चन जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। ऐसा फालतू का कोई क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया और उससे आपका समय बर्बादी। पढ़ने को तो दुनिया भर का चीज़ है, बहुत सारा चीज़ है दोस्तों, लेकिन हम वही सारे चीज़ को ले रहे हैं जो एग्जाम में आपको फ़ायदा पहुँचाए, जो एग्जाम में क्वेश्चन सीधे आए। तो ठीक है, तो चलिए इस आज के क्वेश्चन को हम डील करने वाले हैं। 10 क्वेश्चन मेरे पास हैं। तो जो भी दोस्त लोग, स्टूडेंट्स या साथी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार आए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम वीडियो रेगुलर डालेंगे और आप अगर जो सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो आपके यूट्यूब में मेरा वीडियो चला जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि नया वीडियो अपलोड किया जा चुका है। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर करना भी ना भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए हर बार की तरह मेरा यही कथन है कि पहले आप लोग वीडियो को रोक करके खुद क्वेश्चन का टिक आंसर ऑप्शन का टिक कर ले कि किसका आंसर क्या सही है, फिर हम एक एक क्वेश्चन का बताएंगे और एक एक क्वेश्चन का ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को रोक कर बना लें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों ने ऐसा किया होगा कि वीडियो रोका होगा और अपने अनुसार क्वेश्चन का आंसर टिक किया होगा। तो चलिए आइए सॉल्यूशन हम देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग, उत्सर्जन यानी कि हमारे शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम कौन सा प्रमुख अंग करता है? तो ऐसे तो कई उत्सर्जी अंग हमारे शरीर में छोटे बड़े हैं, लेकिन वृक्क जो है सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ठीक है, वृक्क, जिसे हिंदी में वृक्क हो गया इंग्लिश शब्द, वृक्क को किडनी भी कहते हैं दोस्तों, किडनी भी वृक्क को कहते हैं और इसी को गुर्दा भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखें, इसका अन्य नाम वृक्क नहीं आया तो किडनी भी आ सकता है और गुर्दा भी आ सकता है। ठीक है, और इससे जुड़े हुए अतिरिक्त पॉइंट याद रखिएगा। मानव शरीर में वृक्क की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में वृक्क की संख्या एक जोड़ा अर्थात 2 होता है। प्रत्येक मानवों में वृक्क की संख्या 2 होती है अर्थात एक जोड़ा होता है। ठीक है, और याद रखिएगा अन्य पॉइंट, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई पूछता है। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो नेफ्रॉन को कहते हैं। याद रखिएगा ये अन्य पॉइंट, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, या इसको हिंदी में कहते हैं वृक्क नलिका। ठीक है, आपको इंग्लिश शब्द ही आएगा नेफ्रॉन, वृक्क नलिका भी ऐसे हिंदी होता है, वृक्क नलिका। इंग्लिश शब्द यह है नेफ्रॉन और वृक्क नलिका है हिंदी शब्द। क्या को क्वेश्चन, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो वो नेफ्रॉन है। ठीक है, जिसको हिंदी में वृक्क नलिका कहते हैं। अब आगे देखते हैं रक्त और सब ऑप्शंस को। तो रक्त तो जानते हैं, हमारे रक्त जो होता है पीएच मान आपका 7.4 होता है, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। श्वेत ग्रंथि कोई खास ग्रंथि नहीं है। अग्नाशय जो है आपका जो है, अग्नाशय आपका ये आहार नाल का एक भाग है दोस्तों। अग्नाशय जो है आहार नाल का, किसका? आहार नाल का एक भाग है। तो चलिए यहाँ पर जो है आपको वृक्क से जानकारी मिली होगी। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? तो वो वृक्क है, जिसको अन्य नाम किडनी और गुर्दा भी है। मानव में वृक्क की संख्या 2 होती है या एक जोड़ा बोल रहे हैं। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं या वृक्क नलिका कहते हैं। और भी एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्या कि हमारे शरीर में यूरिया कहाँ छनता है? यूरिया, ठीक है, यूरिया कहाँ छनता है? तो वो वृक्क में ही छनता है। ठीक है, ये आपका वृक्क का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन नर हार्मोन है, मादा हार्मोन है, पाचक रस है, इनमें से कोई नहीं है। ध्यान से देखें, एंड्रोजन, तो एंड्रोजन दोस्तों नर हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है? नर हार्मोन या नर लिंग हार्मोन बोलते हैं इसको। एंड्रोजन का ही अन्य नाम जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, एंड्रोजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिससे नर लिंग हार्मोन है, यानी कि ये जो है नर, यानी कि ये जो है पुरुषों में पाया जाने वाला एक हार्मोन है। ठीक है,
इसी से मानवों में क्या होती है, इसी हार्मोन की वजह से मानवों में जो होता है ये बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है, इसी के कारण होता है। एंड्रोजन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नरलिंग हार्मोन है। ठीक है, ये कहाँ से निकलता है हमारे शरीर में, इस हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है, तो वृषण से होता है। कहाँ से होता है दोस्तों, वृषण से होता है। ठीक है, वृषण से नरलिंग हार्मोन एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन उसे बोलते हैं, इसका स्राव होता है। ध्यान रखिएगा, एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन क्या है, तो वो नरलिंग हार्मोन है, इसका स्राव वृषण से होता है। अन्य ऑप्शन की बात करें, मादा हार्मोन कौन होता है दोस्तों, तो एस्ट्रोजन नाम याद रखिएगा। ठीक है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन या इसका भी अन्य नाम है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ये आपका मादा लिंग हार्मोन है। ठीक है, याद रखना मादा लिंग हार्मोन कौन है, तो एस्ट्रोजन। ध्यान से देखिए, नर लिंग हार्मोन जो है एंड्रोजन है और मादा वाला एस्ट्रोजन है। एंड्रोजन का अन्य नाम टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का अन्य नाम प्रोजेस्टेरॉन। एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन जो नर हार्मोन है उसका स्राव वृषण से होता है। ठीक है, और मादा हार्मोन जो एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन है उसका स्राव अंडाशय से होता है। ध्यान रखिएगा, किससे होता है दोस्तों, अंडाशय से होता है। ठीक है, और अन्य ऑप्शंस को देखें तो पाचक रस इसमें कोई खास नहीं है। ठीक है, पाचक रस जो होता है, अगर ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ये सब पाचक रस होते हैं। तो यहाँ पे एंड्रोजन क्या है ये पूछ रखा है, तो पाचक रस ये नहीं है। ट्रिप्सिन, लाइपेन, ये लाइपेज, ठीक है, एमाइलेज, ये सब का नाम सुने होंगे, वो पाचक रस होता है। एंड्रोजन क्या है, मेरा आंसर हो गया नर हार्मोन। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखें। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखें, और अगर जो सच में ये आपके लाइक का क्वेश्चन लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो पहली बार देख रहे हैं, और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि को बोल दिया है। क्या बोला है, एक अभिक्रिया हो रही है, उसमें ऑक्सीजन के पदार्थ में वृद्धि हो रही है, तो उसे क्या कहते हैं, तो देखिए ऑक्सीजन के पदार्थ, ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होना ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऑक्सीकरण को ही कहते हैं उपचयन। ऑक्सीकरण को ही कहते हैं क्या, उपचयन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन कहते हैं, जिसे ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, और अगर जो बोल देता ऑक्सीजन की वृद्धि के जगह बोल देता यहाँ पे हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, किसकी वृद्धि, हाइड्रोजन की वृद्धि, तब उसको अपचयन कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, अवकरण कहते हैं। हाइड्रोजन की वृद्धि होता तो अवकरण कहते हैं, जिसको अपचयन भी कहते हैं। ऑक्सीजन की वृद्धि है तो जिसे ऑक्सीकरण कहते हैं, और उसे उपचयन भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीकरण का परिभाषा आता है कि किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग होना, या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का वियोग होना। या तो ऑक्सीजन उसमें संयोग होगा या फिर हाइड्रोजन का वियोग होगा, यानी ऑक्सीजन या तो जुड़ेगा या फिर हाइड्रोजन जब हटेगा तो उसको ऑक्सीकरण कहा जाता है, या उसी को उपचयन कहते हैं। दूसरा ये आता है, किसी भी तत्व या यौगिक में जो होगा हाइड्रोजन का संयोग होगा, हाइड्रोजन का संयोग होगा, या उससे ऑक्सीजन का वियोग होगा, तो उसे अवकरण कहते हैं, जिसे अन्य नाम से अपचयन भी कहते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। अम्ल का पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान, अम्ल जो स्वाद में खट्टा होता है दोस्तों, ठीक है, धातुओं से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, इसका पीएच मान। तो अम्ल का पीएच मान की बात करें तो ऐसे तो बता देते हैं, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से अधिक किसका पीएच मान होता है, तो आप लोग जानते होंगे भस्म का, या उसको हम क्षार भी बोल सकते हैं। ठीक है, सूखी अवस्था में वो भस्म कहलाता है, पानी वाली अवस्था में वो क्षार कहलाता है। 7 से अधिक पीएच मान किसका होता है, क्षार या भस्म का। 7 से कम पीएच मान किसका होता है, अम्ल का। और 7 किसका पीएच मान होता है दोस्तों, तो उदासीन होता है 7 पर। पीएच स्केल जो होता है 0 से 14 तक बताता है, कितना से कितना तक, 0 से 14 तक आपका पीएच स्केल बताता है। ठीक है, पीएच स्केल का पूछ देगा परिसर कितना होता है, तो 0 से 14 होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछ देगा पीएच स्केल की खोज किसने किया था,
तो ध्यान रखिएगा सोरेनसन। क्या नाम लिखे दोस्तों? सोरेनसन नामक आपका साइंटिस्ट ने किया था पीएच स्केल का खोज। ठीक है, पीएच मान जब होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो पीएच बराबर फॉर्मूला होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। ठीक है, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन उसका फॉर्मूला होता है पीएच का। ठीक है, पीएच मान क्या बताता है? किसी भी अम्लीय या क्षारीय उसकी जो है क्षमता बताता है। किसी भी जो जलीय विलयन है वो कितना अम्लीय है कितना क्षारीय है उसकी क्षमता बताता है। ठीक है, 0 से 14 तक बताता है। 7 रहने पर विलयन का उदासीन होता है, 7 से कम रहने पर विलयन अम्लीय होता है, 7 से अधिक रहने पर विलयन क्षारीय होता है। ठीक है, 7 से जितना कम रहेगा उसकी अम्लता उतनी ही अधिक होती है, 7 से जितना अधिक रहेगा उसकी क्षारीयता उतनी ही अधिक होती है। खोज किए थे सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। पीएच का मान फॉर्मूला होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। ठीक है, इन अन्य पॉइंट को भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, खाने वाला सोडा। ठीक है, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खाने वाला सोडा का Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता नहीं है, NaHCO3 होता है। हिंदी में ये रासायनिक सूत्र है, रासायनिक नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट को ही बोलते हैं क्या? खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए Na2CO3.10H2O, ये भी है सोडा ही है, लेकिन इसे बोलते हैं दोस्तों धोवन सोडा बोलते हैं। कौन सा सोडा बोलते हैं? Na2CO3.10H2O इसमें होता है तो धोवन सोडा बोलते हैं। ठीक है, धोने वाला सोडा उसे बोला जाता है और खाने वाला सोडा को बोला जाता है NaHCO3। ये अनुसूत्र याद रखें, दोनों में सोडा सोडा ही है। ध्यान रखेंगे, खाने वाला है तो NaH, उसमें H जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? H जुड़ा हुआ है खाने वाला में, हाइड्रोजन। धोने वाला सोडा में ऐसे याद रखें Na2CO3.10H2O, 10 यानी क्या? 10, H2O यानी क्या? जल। तो 10 बाल्टी जल, ऐसे याद रखेंगे तो आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा, ज्यादा समय तक याद रहेगा। Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट तो लगेगा, यही वाला चीज है, लेकिन इसको धोवन सोडा नहीं बोल सकते जब तक कि उसमें 10 अणु का जल का 10 अणु नहीं शामिल रहे, आप उसको धोवन सोडा नहीं बोल सकते। ठीक है, तो वो ऐसे याद रखिएगा कि जो धोवन सोडा का अनुसूत्र है, धोने के लिए क्या जरूरत होता है? पानी, और पानी कितना बाल्टी? तो 10 बाल्टी, ऐसे याद रखिए Na2CO3.10H2O। Na2CO3.2H2O ये किसी भी यौगिक का अनुसूत्र नहीं है। ठीक है, Na2CO3.10H2O 2H2O किसी का भी यौगिक नहीं है। तो ध्यान रखिए, खाने वाला सोडा आपको ये पूछा गया है NaCO3, और ये आपका जो है Na2CO3.10H2O ये भी धोवन सोडा है। ठीक है, और देखिए खाने वाला सोडा हो गया। ठीक है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, जब इसमें टार्टरिक अम्ल मिला दिया जाता है, कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल मिला दिया जाता है खाने वाला सोडा में, तो ये बन जाता है आपका बेकिंग पाउडर। ध्यान रखिएगा, बेकिंग पाउडर फिर इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बेकिंग पाउडर कहते हैं। जब खाने वाला सोडा में टार्टरिक अम्ल मिला दिया जाता है तो उसी को कहते हैं बेकिंग पाउडर। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेकिंग पाउडर किसका किसका मिश्रण है? तो खाने वाला सोडा तथा टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बेकिंग पाउडर किसका किसका मिश्रण है? तो खाने वाला सोडा तथा टार्टरिक अम्ल का। बेकिंग पाउडर का उपयोग ही आपका केक बनाने में, पाव रोटी बनाने में, ये सब में किया जाता है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से बहुत सारा पॉइंट मिल रहा है, उस सबको एक एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा। मधुमक्खी के डंक में, मधुमक्खी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए, मधुमक्खी का डंक रहे या आपका चींटी का डंक रहे या आपका बिच्छू का डंक रहे, इन सब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल को ही बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल इसी को बोला जाता है दोस्तों, याद रखना, फॉर्मिक अम्ल भी इसी को बोला जाता है, और इसका अनुसूत्र होता है HCOOH। फॉर्मिक अम्ल का अनुसूत्र HCOOH। मधुमक्खी का डंक बोले, चींटी का डंक बोले या बिच्छू का डंक बोले, ये सब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल नहीं रहेगा तो फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, दोनों एक ही चीज होता है, HCOOH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एथेनोइक अम्ल तो किसी खास चीज में पाया नहीं जाता है। एथेनोइक अम्ल, इसका अन्य नाम एथेनॉल होता है। ठीक है, एथेनॉल। ठीक है, इसे इथेनॉल या एथेनॉल भी कहा जाता है। इसका अनुसूत्र होता है C2H5OH। क्या होता है डियर स्टूडेंट? C2H5OH।
ये एथेनोइक अम्ल, सॉरी ये एथेनॉल हम लिख दें, ये सॉरी रुक जाइए, एथेनोइक अम्ल बोलिए या एसिटिक अम्ल बोलिए, एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल, सॉरी ये एसिटिक अम्ल है, ठीक है, एसिटिक अम्ल। ये आपका कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका जो होता है सिरका में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, CH3COOH, एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल, ठीक है, एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल बोलिए तो ये सिरका में पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है। विनेगर चाउमीन उमीन खाते होंगे तो उस पर जो चटनी डाला जाता है उसी को बोलते हैं विनेगर, ठीक है। तो ये कहाँ पर पाया जाता है, सिरका में, कहाँ पर, सिरका में। कौन सा अम्ल, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, उसी को बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। अनुसूत्र CH3COOH होता है। फॉर्मिक अम्ल में थोरियमिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो मधुमक्खी के डंक, चींटी के डंक या बिच्छू के डंक में। अनुसूत्र H। सिट्रिक अम्ल की बात करें, सिट्रिक अम्ल बोलिए या साइट्रिक अम्ल बोलिए, तो ध्यान रखिएगा, आपका नींबू का रस हो गया, ठीक है, नींबू का रस हो गया, अंगूर हो गया, और एक नींबू के रस में, मुख्य तो नींबू के रस में ही आता है कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो सिट्रिक अम्ल उसी को बोलते हैं क्या, साइट्रिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नींबू के रस में, अंगूर में, ठीक है, ये सब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो खास करके टमाटर में आ जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन एक है लेकिन कई सारे, इससे हमने निष्कर्ष निकाला। मुख्य क्वेश्चन मधुमक्खी का डंक में तो मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल है। बोल देता क्वेश्चन सिरका में कौन सा अम्ल, तो एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल। सिरका या विनेगर में कौन सा अम्ल, एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल। बोल देता आपको ये नींबू के रस में कौन सा अम्ल, तो सिट्रिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप लोग देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही VBI आपको न समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है, फालतू का एक भी क्वेश्चन नहीं है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो पहले देख ले, आयोडीन एक तत्व होता है, आई संकेत है, आयोडीन का संकेत आई होता है, परमाणु संख्या इसका 53 होता है। तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। घेघा रोग क्या होता है, गले की एक बीमारी है जिसमें गला यहाँ पे जो होता है थायराइड ग्रंथि जो होता है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि गला में स्थित होता है, वो फूल जाता है। आयोडीन की हमारे शरीर में कमी होगी तो थायराइड ग्रंथि जो होती है फूल जाती है, उसको उतना आयोडीन नहीं मिलता है, तो ठीक है, उसी को बोलते हैं घेघा रोग, गला यहाँ पे फूल जाता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। आयोडीन का स्राव हमारे शरीर में कौन कंट्रोल करता है, तो थायराइड ग्रंथि कंट्रोल करती है, ठीक है, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन भी निकलता है। आगे देखें तो मधुमेह, तो मधुमेह नामक रोग जो होता है इंसुलिन की कमी से रोग होता है, ठीक है। मधुमेह नामक रोग जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह होता है, ठीक है। इंसुलिन इसी से संबंधित होता है आपका चीनी का बीमारी, मधुमेह से ही संबंधित होता है, ठीक है, चीनी या रोग जिसे बोलते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग पूछे था, तो मधुमेह। यहाँ पर तो आयोडीन की कमी से तो घेघा। अस्कर्वी जो रोग होता है विटामिन सी की कमी से होता है। कौन से रोग, विटामिन सी की कमी से होता है अस्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, अस्कर्वी। अस्कर्वी रोग कहाँ होता है, तो अस्कर्वी रोग हो जाने पर आपका मसूड़े, दांत का जो मसूड़ा है उससे खून बहेगा, उसी को बोलते हैं अस्कर्वी रोग, ठीक है, वो विटामिन सी की कमी से होता है। अस्कर्वी रोग किसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से, मधुमेह इंसुलिन की कमी से, आयोडीन की कमी, घेघा रोग आयोडीन की कमी से। एड्स किसी की कमी से नहीं होता है, ये एक जो है संक्रमण बीमारी है, जो बोल सकते हैं ये असुरक्षित यौन संबंध आप लोग समझते होंगे, उसकी कमी से होता है। और ये एक वायरस से फैलता है जिसे HIV वायरस कहते हैं, HIV वायरस कहते हैं, उससे एड्स नामक रोग होता है। और इससे जुड़े हुए अन्य चीजों को देखें तो यहाँ पर आप लोग इन सबको याद रखिएगा। इंसुलिन की कमी से मधुमेह, विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग, घेघा की कमी से आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। एड्स के बारे में बता रहे हैं दोस्तों, देखिए एड्स का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। एड्स AIDS बोलते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड, आप लोग चाहें तो नोट कर ले, एक्वायर्ड इम्यूनो, आई से होता है इम्यूनो, ठीक है। डी से होता है डेफिशिएंसी, ठीक है। और एस से होता है सिंड्रोम, क्या होता है दोस्तों, सिंड्रोम होता है,
ठीक है, तो आप लोग याद रखना एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, किससे होता है एड्स, तो HIV वायरस से होता है। ठीक है, असुरक्षित यौन संबंध से होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एड्स नामक रोग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ए से हो गया एक्वायर्ड, आई से हो गया इम्यूनो, डी से हो गया डेफिशिएंसी, एस से हो गया सिंड्रोम। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसी तरह HIV वायरस का भी होता है, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। ह्यूमन, आपका HIV का फुल फॉर्म हो जाता है, आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस होता है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस लिख देते हैं हम यहाँ पर ह्यूमन। ठीक है, इम्यूनो, ठीक है, डेफिशिएंसी वायरस होता है, डेफिशिएंसी वायरस, CNC वायरस होता है। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस किसका फुल फॉर्म है, तो HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सिंड्रोम है, सिंड्रोम हमने लिख दिया है, सिंड्रोम किसका है, एड्स का है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम HIV का, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो जो भी दोस्त लोग नहीं जानते हैं वो कॉपी निकाल करके ये सब नोट करते जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलती है। ठीक है, तो वृद्धि हार्मोन जो होता है उसका स्राव पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को ही बोलते हैं क्या, मास्टर ग्रंथि। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि को ही बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि ही जो होता है हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि का भार जो होता है 0.6 ग्राम ही होता है, 0.6 ग्राम। पिट्यूटरी ग्रंथि का भार कितना होता है, 0.6 ग्राम। वृद्धि हार्मोन का स्राव कहां से होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है, याद रखिएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव जो होता है थायराइड ग्रंथि से होता है, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथि है, इसी को बोलते हैं अबटू ग्रंथि। ठीक है, कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव कौन सी ग्रंथि से होता है, थायराइड ग्रंथि, इसे बोलते हैं अबटू ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, अबटू ग्रंथि। ठीक है, अबटू ग्रंथि। इंसुलिन का स्राव कहां से होता है, तो अग्नाशय ग्रंथि से होता है, अग्न्याशय। ठीक है, कहां से होता है, अग्न्याशय। आप लोग लिख लेंगे, यहाँ पर अग्न्याशय आया था, वही वाला है अग्न्याशय। इंसुलिन जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, हमने मिटा दिया है, वीडियो आप लोग फिर से रिवाइज करके आप लोग देख सकते हैं। इंसुलिन का स्राव जो होता है अग्नाशय से होता है। एंड्रोजन, तो एंड्रोजन हमने यहीं पे देखा था कि आपका क्या नरलिंग हार्मोन है, जिसे टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं, इसका स्राव वृषण से होता है। ठीक है, वही वाला ऑप्शन है। तो देखिए, एक चीज अगर जो आप लोग बढ़िया से बेसिक से समझ जाते हैं तो उसी का यूज बार बार ऑप्शंस में होते रहते हैं। तो इस तरह से पढ़िए कि केवल आंसर ही नहीं, सारे ऑप्शन को बार बार ध्यान से देखिए, उसके एक एक चीज को पढ़िए, तो आपको एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन का रिवीजन हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाती है। ठीक है, किताब उताब में भी पढ़िए या फिर कहीं से भी नोट्स वगैरह लाइए, तो इसी तरह से पढ़िए। ठीक है, ये नहीं कि केवल हम अपने वीडियो में बोल रहे हैं, आप कहीं से भी पढ़िए तो इसी तरह से पढ़िए, जो जानते हैं उसको, ठीक है, जो नहीं जानते उसको नोट करते जाइए, इसी तरीके से पढ़ाई मेन होगी। नेक्स्ट बोलते हैं अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है। अमीबा के बारे में आप लोग जानते हैं, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, इसका पूरा शरीर एक कोशिका का बना होता है। इसका भोजन का ग्रहण कुटपाद के द्वारा होता है। किससे, कुटपाद के द्वारा। अमीबा में भोजन का पाचन रसधानी में होता है। कहाँ होता है, अमीबा में भोजन का पाचन रसधानी में होता है। अमीबा जो होता है प्राणिसम पोषी जीव है। ठीक है, इसमें प्राणिसम पोषी ये पोषण होता है। किस प्रकार का अमीबा में पोषण होता है, प्राणिसम पोषी पोषण होता है। अमीबा क्या क्या खाता है, तो अमीबा जो शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, जीवाणु, डैक्टम, ये सब खाता है। ठीक है, अमीबा में अलैंगिक जनन कौन सी विधि से होता है, तो विखंडन विधि से होता है। ध्यान रखिएगा, अमीबा एक कोशिकीय जीव है और इसका शरीर का जो होता है ना, 2 हिस्सा में बढ़ सकता है या उसका अधिक हिस्सा में। जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है अमीबा, तो उसके शरीर जो होता है 2 भाग या उससे अधिक भागों में बढ़ जाता है, उसी को बोलते हैं विखंडन। विखंडन द्विविखंडन भी होता है, जिसमें किसी जीव का शरीर 2 भागों में बढ़ जाएगा। बहुविखंडन भी होता है, जिसमें किसी जीव का शरीर 2 से अधिक भागों में विखंडन ये बढ़ जाता है।
अमेवा में कैसा पोषण होता है? तो विखंडन पोषण होता है, याद रखिएगा। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में, सॉरी पोषण बोल दिया, अमेवा में विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ध्यान रखिएगा। अमेवा में सॉरी मुकुलन द्वारा किस में अलैंगिक जनन होता है? तो आप योग याद रखना, हाइड्रा में। किस में होता है अलैंगिक जनन? मुकुलन द्वारा हाइड्रा नामक जीव में, ठीक है। हाइड्रा एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जिसमें मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। हाइड्रा में मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन है, पूछ लेगा हाइड्रा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन होता है, ठीक है। जनन देखिए दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में लिंग की आवश्यकता होती है, नरलिंग मादालिंग उसमें भाग लेता है, लेकिन अलैंगिक जनन में किसी भी लिंग की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह मुकुलन हो गया, विखंडन हो गया, बीजाणु जनन हो गया, ये सब अलैंगिक जनन की क्रिया है, ठीक है। तो विखंडन द्वारा जनन अमीबा में, मुकुलन द्वारा जनन हाइड्रा में। बीजाणु द्वारा जनन जो होता है दोस्तों, आपको याद रखना है निम्न श्रेणी के जीवों जैसे कि जीवाणु, ठीक है, जीवाणु, शैवाल और आपका कवक, इसमें होता है बीजाणु द्वारा जनन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जीवाणु, शैवाल तथा कवक, इन सब में होता है बीजाणु जनन द्वारा जनन, ठीक है। किस अलैंगिक जनन द्वारा होता है जीवाणु, शैवाल, कवक में जनन? तो बीजाणु जनन द्वारा होता है अलैंगिक जनन में जनन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अमीबा में हो गया आपका विखंडन द्वारा जनन, हाइड्रा में हो गया मुकुलन द्वारा जनन, और जीवाणु, शैवाल, कवक द्वारा हो गया बीजाणु जनन द्वारा जनन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? ध्यान रखिएगा, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय। फल की बात किया है तो अंडाशय इसका फल में बदलता है। अगर जो बीज की बात करता तो बीजांड इसका आंसर होता। बीजांड जो होता है आगे जाकर बीज में बदल जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंडाशय जो है फल में बदलता है, बीजांड जो है बीज में बदलता है, इस तरह से याद रखें। अंडाशय फल में बदलता है और बीजांड बीज में बदलता है। क्वेश्चन अब भले ये देख रहे हैं लेकिन आप लोग लिखें ऐसे ही, अंडाशय फल में बदलता है और बीजांड बीज में बदलता है। और सारे ऑप्शंस की बात करें तो ये आपका जो है पुंकेसर, स्त्रीकेसर, इसके बारे में देख लें तो पुंकेसर किसी में बदलने वाला नहीं है, ये आपको अभी हम समझाते हैं। पुंकेसर देखिए, पुंकेसर जो होता है ये फूल का नर लिंग होता है, ठीक है, नर भाग बोल सकते हैं, नर भाग ये होता है। पुंकेसर जो होता है एक फूल का वास्तविक नर भाग कहलाता है पुंकेसर। ऐसे तो नर भाग जो होता है पुंमंग होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए, लेकिन पुंमंग में ही एक हिस्सा पाया जाता है पुंकेसर, उसको बोलते हैं नर, फूल का वास्तविक नर भाग। ऐसे क्वेश्चन आता है फूल का नर भाग किसे कहते हैं? तो पुंमंग। फूल का वास्तविक नर भाग किसे कहते हैं? तो पुंकेसर। इसमें ना वास्तविक शब्द लगा रहेगा, फूल का वास्तविक नर भाग तो पुंकेसर, फूल का वास्तविक ये फूल का नर भाग कौन है? तो पुंमंग, और वास्तविक नर भाग कौन है? तो पुंकेसर, नर भाग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्त्री केसर का संबंध जो है मादा भाग से है, ठीक है, किस भाग से है? मादा भाग से है, ठीक है। स्त्री केसर का संबंध, इसका संबंध जो होता है जायांग से होता है। जायांग जो होता है वो किसी भी फूल में मुख्य स्त्री जननांग होता है, बोल सकते हैं मादा भाग होता है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, स्त्री केसर का संबंध मादा भाग से, पुंग केसर का संबंध नर भाग होता है, या उसका बोलते हैं पुंमंग। पुंमंग होता है नर भाग, पुंकेसर होता है वास्तविक नर भाग, जायांग होता है मादा भाग, स्त्री केसर होता है वास्तविक मादा जननांग भाग, ठीक है। और अंडाशय आपका देख लिए फल में बदलता है, बीजांड जो है बीज में बदलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका पूरे 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। आप लोग ऐसा देखे होंगे कि भले क्वेश्चन मेरे पास 10 है लेकिन क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने पर कम से कम 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो ऐसे ही हो गया। बाकी ऑप्शन से और अन्य मिला लें तो आपको कम से कम 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर होगा। अगर आप जो जानते हो वो भी लिखे होंगे, जो जानते नहीं हो वो भी लिखे होंगे, तो 50 क्वेश्चन का डिस्कशन तो हमने जरूर किया। तो इसी तरह आगे भी वीडियो आता रहेगा, आप लोग लगातार बने रहें।